हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 1857 के राजस्थान की क्रांति के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति के कारण क्या थे और उसी वक्त राजस्थान में जो कंपनी सरकार थी, कंपनी सरकार की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार थी। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए अब हम बात करेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति का आरंभ किस प्रकार हुआ और वो क्रांति का प्रसार किस प्रकार हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आंदोलन हुआ था 1857 का, इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण हाथ था नसीराबाद छावनी का। नसीराबाद छावनी में जो बंगाल इन्फेंट्री के जवान थे, उन्हीं लोगों के द्वारा इस क्रांति का आरंभ किया गया था। तो आज हम बात करते हैं किस प्रकार ये क्रांति हुई और इस क्रांति का प्रसार कहां कहां हुआ और क्रांति के होने के दरमियान किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की घटनाएं हुई। चलिए बात करते हैं क्रांति का आरंभ। क्रांति का आरंभ हुआ था नसीराबाद छावनी से। अजमेर से जब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के जवानों को नसीराबाद भेज दिया गया था तो इन लोगों में असंतोष की भावना तो आरंभ से ही थी ही। नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव जो थी उसका एक सैनिक था बख्तावर सिंह। ये जो बख्तावर सिंह है, इस बख्तावर सिंह ने क्या किया, अंग्रेजी अफसर जो थे उन अंग्रेजी अफसर को इन्हें नसीराबाद भेजने का कारण जानना चाहा और 15वीं बंगाल नेटिव के विरुद्ध जो अंग्रेजों की सोच थी उस सोच को, उनकी धारणा जो है उस धारणा के बारे में बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों से सवाल जवाब किए। बख्तावर सिंह को सही तरीके से वो लोग जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए सैनिकों में असंतोष की भावना और बढ़ गई। इसी के साथ एक घटना और हुई। ये जो नसीराबाद है, इस नसीराबाद छावनी में डीसा से यूरोपीय सेना बुला ली गई। डीसा से जो यूरोपीय सेना बुला ली गई और इसके साथ ही मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां पे बंबई लांसर्स के सैनिक थे। बंबई लांसर्स के जो सैनिक थे, ये सैनिक रात में गश्त लगाते थे और डीसा से जब यूरोपीय सेना बुला ली गई और बख्तावर सिंह ने जो सवाल जवाब किए थे, इससे सैनिक बहुत असंतुष्ट हो चुके थे। तो इन्हीं समस्त घटनाओं को लेकर 27 मई को नसीराबाद में क्या हुआ, आंदोलन हो गया। इन 15वीं नेटिव के जो भी सदस्य है, इन सदस्यों ने, समस्त सैनिकों ने क्या किया, वहां पे जितना भी गोला बारूद था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बंबई लांसर्स के सैनिक जो है गश्त लगाते थे और एक दिन पहले ही इन लोगों ने क्या हुआ, तोप में गोले भर के छोड़ लिए थे। इन 15वीं नेटिव के सैनिकों ने क्या किया, उस तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया और इन्होंने जैसे ही तोप खाने से पहला ही गोला दागा तो इस गोला दागते ही ये जो बंबई लांसर्स है, बंबई लांसर्स के सैनिक सारे बिखर गए और 15वीं नेटिव के सैनिकों ने नसीराबाद छावनी पर अपना अधिकार कर लिया और इनके सामने जो भी अंग्रेज सैनिक आता उस अंग्रेज सैनिक को इन्होंने क्या है, मारना शुरू कर दिया। ये जो नसीराबाद छावनी है, इसी जब ये अंग्रेज सैनिकों को मार रहे थे उसी दरमियान एक अंग्रेजी अफसर था न्यूबरी। इन सैनिकों ने इस अंग्रेजी अफसर न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के पश्चात इन सैनिकों ने यहां पर नसीराबाद छावनी में अपना अधिकार करके और ये सब लोग किधर रवाना हो गए, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। क्योंकि जिस वक्त ये आंदोलन हो रहा था उस वक्त समस्त विद्रोहियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा प्रबल था। वो नारा क्या था, दिल्ली चलो और फिरंगियों को मारो।
इसीलिए इन्होंने नसीराबाद में अपना अधिकार किया और अपना अधिकार करने के बाद में ये सैनिक किधर चले गए, दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में इन लोगों ने पहुंचकर जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ जो है वो कौन सी छावनी से हुआ, नसीराबाद छावनी से हुआ। नसीराबाद छावनी के लोगों ने सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद में क्या हुआ। जैसे ही नसीराबाद में आंदोलन शुरू हुआ, बाकी जो छावनियां थी राजस्थान में उनमें भी लोगों में विद्रोह की भावना जो है वो प्रबल होती गई। इसके बाद में नीमच, नसीराबाद की क्रांति के बाद में दूसरी क्रांति जो है वो कहां पे हुई, दूसरी क्रांति हुई नीमच में। नीमच में एक सैन्य अफसर था एबोट। जब इस एबोट को नसीराबाद में विद्रोह की सूचना मिली तो इसके मन में आशंका उत्पन्न होगी। इसी आशंका के चलते इस एबोट ने नीमच छावनी में 2 जून को जो सेना का परेड ग्राउंड होता है उस परेड ग्राउंड में एबोट ने समस्त सैनिकों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के पश्चात में सबको अपने अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के एबोट के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत यानी कि कंपनी सरकार जो है, कंपनी सरकार के प्रति विश्वास जाहिर करने के लिए और उसके प्रति विश्वास जाहिर करने के लिए यानी कि कंपनी के प्रति वो विश्वस्त रहेंगे, इस बात की इन्होंने शपथ खिलाई। जब इनको एबोट के द्वारा 2 जून को ये शपथ खिलाई गई तो उसी वक्त ये जो नीमच छावनी है, इस नीमच छावनी में एक सैनिक था अली बेग। मोहम्मद अली बेग नाम के एक सैनिक ने एबोट के द्वारा जो कसम खिलवाई गई थी उसका विरोध करते हुए अली बेग ने अवध का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सरकार ने अवध के प्रति जो अपना रवैया अपनाया था और उन्होंने इस बात की कसम खाई हुई थी यानी कि कंपनी के द्वारा इस बात की शपथ ली हुई थी कि वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अवध पे अधिकार करके उन्होंने जिस प्रकार अपनी शपथ तोड़ी है, तो ये हम भारतीयों से इस बात की आशा क्यों करते हैं कि हम अपनी शपथ पे खरे उतरेंगे या हम अपनी शपथ को नहीं तोड़ेंगे। ये बात हुई 2 जून को। एक बार अली बेग को शांत कर दिया गया, लेकिन 3 जून को नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वहां पे जितने भी अंग्रेजी सार्जेंट थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको मार दिया। नीमच में उन्होंने 3 जून को आंदोलन आरंभ कर दिया और समस्त अंग्रेज अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात सभी, जिस प्रकार मैंने पहले नसीराबाद में आपको बताया कि सभी के अंदर यही भावना थी कि दिल्ली चलो, तो नीमच के लोग भी यहां से क्या हुआ, दिल्ली की ओर रवाना हुए। देखिए, जब नीमच के सैनिकों ने छावनी पे अधिकार कर लिया था और यहां से जो अंग्रेजी सैनिक भागे थे, जब ये अंग्रेजी सैनिक नीमच से भागे थे तो उसी दरमियान क्या हुआ, एक गांव था डूंगड़ा। इस डूंगड़ा गांव में एक किसान था, क्या नाम था किसान का, रुगाराम।
अंग्रेज अधिकारियों को नीमच से भागते वक्त डूंगरा नामक गांव में रुगा राव ने क्या किया, उनको शरण दी और उनके भोजन की व्यवस्था की। नीमच पे इन सैनिकों ने अधिकार तो कर लिया। अब इन सैनिकों ने क्या किया, यहां पे एक सैनिक और था जिसका नाम था गुरेश राम। नीमच के सैनिकों ने इस गुरेश राम को अपना कमांडर नियुक्त किया और इसके नेतृत्व में ये नीमच से रवाना हो गए। ये जब नीमच से रवाना हुए तो नीमच से रवाना होने के बाद में ये चित्तौड़ पहुंचे। चित्तौड़ से ये हमीरगढ़ गए और हमीरगढ़ से ये कहां पहुंचे, शाहपुरा पहुंचे। जब ये विद्रोही सैनिक शाहपुरा पहुंचे तो शाहपुरा का जो शासक था, शाहपुरा के शासक ने इन लोगों की आवभगत भगत की, इन लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की और व्यवस्था करने के साथ साथ उसके पास जितना धन था और जितना भी गोला बारूद था वो समस्त गोला बारूद इसने इन सैनिकों को आगे दिल्ली जाने के लिए और विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए उसने ये सारा का सारा अपना जितना भी गोला बारूद था वो समस्त नीमच के सैनिकों को दे दिया। नीमच के सैनिक शाहपुरा से निम्बाहेड़ आए। निम्बाहेड़ा से ये क्या किया इन्होंने, ये देवली छावनी में आए। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि राजस्थान में कितनी छावनियां थी। नसीराबाद की मैं पहले बात कर चुका हूं। नसीराबाद के बाद में ये नीमच, और नीमच से इन्होंने क्या किया, यहां से आते हुए देवली पहुंच गए और इन्होंने क्या किया, देवली की छावनी पर भी अपना अधिकार कर लिया। जैसे ही ये देवली पहुंचे, देवली छावनी के भी जितने सैनिक है वो समस्त सैनिक भी इन सैनिकों के साथ मिल गए। इन सैनिकों के साथ मिलने के पश्चात में इन्होंने क्या किया, देवली से ये कहां आए, टोंक। देखिए ये जो टोंक है, उस वक्त टोंक का नवाब जो था वो क्या था, अंग्रेजों का पक्षधर था। उस वक्त टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। इस वजीरुद्दौला ने इन क्रांतिकारी सैनिकों का विरोध किया, लेकिन उसके विरोध के बावजूद टोंक के नवाब की सेना के जो सैनिक थे वो सैनिक भी किनके साथ मिल गए, नीमच के सैनिकों के साथ मिल गए। और नीमच के सैनिकों के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, टोंक से ये दिल्ली जाने के लिए इन्होंने क्या किया, आगरा की ओर प्रस्थान किया। फिर ये आगरा से ये कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। ठीक है। अब देखिए नीमच में क्रांति का आरंभ हुआ था, 2 जून को बात हुई थी, 3 जून को इन्होंने नीमच की छावनी पर अपना अधिकार कर लिया था। 3 जून को नीमच की छावनी पर अधिकार किया। अपना नेतृत्व करता किसको बनाया, गुरेश राम को बनाया। गुरेश राम के नेतृत्व में नीमच की छावनी के समस्त सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ होते हुए कहां पहुंचे, शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा पहुंचे तो शाहपुरा के शासक ने इनकी आवभगत की और अपनी धन दौलत और अपना गोला बारूद इनको क्रांति के लिए दे दिया। शाहपुरा से निम्बाहेड़ा होते हुए ये देवली पहुंचे। देवली पहुंच के इन्होंने देवली की छावनी पर भी अपना अधिकार कर लिया और देवली के सैनिक भी इन नीमच के सैनिकों के साथ मिल गए। नीमच से फिर ये आए टोंक। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला जो था वो अंग्रेजों का पक्षधर था, लेकिन फिर भी इस नवाब की सेना के जितने भी सैनिक थे वो समस्त सैनिक किन लोगों के साथ मिल गए, नीमच के सैनिकों के साथ मिल गए। फिर ये आगरा होते हुए ये कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। इस प्रकार नीमच के सैनिकों ने
रास्ते में जहां जहां, जैसे ये चित्तौड़ पहुंचे थे तो चित्तौड़ के सरकारी आवासों को और वहां के खजानों को भी इन्होंने लूटा। तो जहां जहां इन्हें कंपनी के सरकारी आवास मिले सब जगह लूट मचाते हुए ये कहां पहुंच गए, लास्ट में दिल्ली पहुंच गए। चलिए, जब नीमच के सैनिक दिल्ली से, यहां से नीमच के सैनिक नीमच से चले गए थे तो क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने वापस नीमच पे क्या किया, अधिकार जमाने का प्रयत्न किया। कंपनी के कुछ नाम जो मैंने आपको कल बताए थे वो आपको याद ही होंगे। उनमें से वही पॉलिटिकल एजेंट कौन, सावर्स। ये सावर्स कहां का पॉलिटिकल एजेंट था, याद आया? ये सावर्स जो है ये उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जब ये लोग यहां से निम्बाड़े से देवली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस वक्त सावर्स ने क्या किया, सावर्स ने मेवाड़ की जो राजकीय सेना थी, इस राजकीय सेना को इन विद्रोही सैनिकों के पीछे भेजा। इनको, मेवाड़ के जो सैनिक हैं, इनको इन्होंने इसका पीछा करने के लिए कहां भेजा, चित्तौड़ भेजा, और खुद क्या है, किधर रवाना हो गया, नीमच की ओर रवाना हो गया। जब सावर्स नीमच की ओर रवाना हुआ तो सावर्स शाहपुरा होते हुए नीमच आया था। जैसे ही सावर्स अपनी सेना लेके शाहपुरा पहुंचा तो शाहपुरा के शासक ने अपने किले के द्वार बंद कर लिए और सावर्स को शाहपुरा के महल में नहीं घुसने दिया। फिर ये सावर्स जो है शाहपुरा से कहां आ गया, नीमच आ गया। नीमच आया और नीमच आने के बाद में नीमच आके, और यहां पे सैनिक तो थे ही नहीं, समस्त सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद में 8 जून को, कब, 8 जून 1857 को इन्होंने पुनः नीमच की छावनी पे अपना अधिकार कर लिया। नीमच में कुछ थोड़े बहुत सैनिक बचे हुए थे, उनमें भी विरोध की भावना थी। तो उस वक्त क्या किया, सावर्स ने मेवाड़ के शासक को इस बात के लिए बोला। मेवाड़ के शासक ने अपना किलेदार है जो है, अपने किलेदार को उसने नीमच भेजा। उस किलेदार ने नीमच में जिस आटे से सैनिकों को रोटी बना के दी जा रही थी, उसी आटे की रोटी बना के खुद खाई। तो फिर इन सैनिकों में थोड़ा बहुत विरोध क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, समझ आ गई नसीराबाद की क्रांति और नीमच की क्रांति। चलिए अब आगे बात करते हैं। माउंट आबू, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एजीजी था उसका मुख्यालय कहां पे था, अजमेर में था। अजमेर में मुख्यालय था, लेकिन गर्मी के दिनों में कहां से काम करता था, वो माउंट आबू से काम करता था। ये जो माउंट आबू है, इस माउंट आबू में गर्मी के दिन थे, माउंट आबू में लॉरेंस का परिवार जो है वो माउंट आबू में ही था। तो आबू के जो सैनिक हैं, इन सैनिकों ने क्या किया, 23 अगस्त, कब, 23 अगस्त 1857 को माउंट आबू के सैनिकों ने माउंट आबू में विरोध कर दिया। और विरोध करके इन्होंने क्या किया, यहां पे जो सरकारी आवास थे, उन सरकारी आवास पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके वहां पे गोलियां चला दी। ये जो सरकारी आवास है, इन सरकारी आवासों में कुछ यूरोपीय सेना थी और जो एजीजी था, एजीजी कौन था, लॉरेंस। लॉरेंस का बेटा था अलेक्जेंडर।
जब इन्होंने सरकारी आवास पर गोलियां चलाई तो उस गोलीबारी में अलेक्जेंडर बुरी तरह से घायल हो गया। आबू के सैनिकों ने माउंट आबू में अपना अधिकार कर लिया और माउंट आबू से अधिकार करके ये कहां चले गए? एरनपुरा। ठीक है, अगली छावनी आ गई। कौन सी छावनी? एरनपुरा छावनी। आबू के सैनिकों ने एरनपुरा छावनी पर अपना अधिकार कर लिया और एरनपुरा छावनी के लोग भी क्या है, इन लोगों के साथ मिल गए। वही जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार अधिकार हुआ, अधिकार होने के बाद में वही नारा दिल्ली चलो, तो ये लोग भी किधर रवाना हो गए? दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब देखिए, ये जो माउंट आबू और ये एरनपुरा जो है, ये जोधपुर रियासत के अधीन आते थे। एरनपुरा से ये दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब ये दिल्ली की ओर रवाना हुए तो इन्होंने क्या किया? खैरवा नामक स्थान पर ये लोग इन्होंने अपना पड़ाव डाला। जब इन्होंने खैरवा में अपना पड़ाव डाला तो उसी वक्त खैरवा में इनसे कौन मिला? आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। खैरवा नामक स्थान पर इन सैनिकों के साथ आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह मिला और ठाकुर कुशाल सिंह ने सैनिकों के आग्रह पर इन सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। जब ठाकुर कुशाल सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया तो उसी वक्त बताया मैंने अभी आपको कि जोधपुर रियासत के अधीन आते थे। जोधपुर रियासत के जो शासक थे, जोधपुर रियासत का शासक इस वक्त कौन था? तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह इस वक्त जोधपुर के शासक थे। जोधपुर का शासक भी जो है वो क्या था? अंग्रेजों का स्वामी भक्त था। तो इसलिए जोधपुर रियासत के अधीन जितने भी ठिकाने थे, वो समस्त ठिकाने भी क्या है, उनमें जितने भी देश प्रेमी शासक थे वो सब अपने राजा के विरोधी हो चुके थे, जिनमें से ठाकुर कुशाल सिंह एक था। कुशाल सिंह ने जैसे ही नेतृत्व करना स्वीकार किया वैसे ही जोधपुर रियासत के कुछ ठिकाने जैसे कि सलुम्बा और इसके अलावा आलनी आवास, ये जो है ये लोग भी क्या हो गए? ये लोग भी इस ठाकुर कुशाल सिंह के साथ हो गए। इन लोगों ने भी अपने, ये ठिकानेदार थे यहाँ के, ये सरदार थे यहाँ के, इन लोगों ने भी क्या किया? अपनी सेना जो है वो किसको दे दी? ठाकुर कुशाल सिंह को दे दी आंदोलन करने के लिए। ठीक है, ये सलुम्बा जो है, इस सलुम्बा का ठिकानेदार या शासक जो था वो था शिवनाथ सिंह। आलनियावास जो है, इस आलनियावास का था अजीत सिंह। इन्होंने भी क्या किया? अपनी सेना ठाकुर कुशाल सिंह को दे दी। ये तो थे जोधपुर के अधीन वाले ठिकाने। अब जोधपुर के साथ साथ मेवाड़ के अधीन भी कुछ ठिकाने थे। उन मेवाड़ के ठिकानों के जो ठिकानेदार थे उन लोगों ने भी क्या किया? अपनी सेना जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह को दे दी। जैसे कि सलुम्बर, सलुम्बर के ठाकुर ने भी क्या किया? कुशाल सिंह को अपनी सेना दे दी। इस प्रकार ठाकुर कुशाल सिंह के पास बहुत अच्छी सेना हो चुकी थी और साथ में ही इसके साथ क्या थे? आबू और एरनपुरा छावनी के सैनिक भी थे। इन लोगों के इकट्ठा होने के बाद में उधर जोधपुर रियासत जो है और एजीजी लॉरेंस जो है, इन लोगों में इस ठाकुर कुशाल सिंह के विरोध को दबाने के लिए उन लोगों ने भी क्या किया? सेना भेजी। चलिए
जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह ने अपना किलेदार जो था ओनाड सिंह, अपने किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए इसके नेतृत्व में इन्होंने सेना भेजी। जो ओनाड सिंह की सेना आई थी, उस ओनाड सिंह की सेना के साथ बंबई की सेना की भी एक टुकड़ी थी। ये जो बंबई की सेना की टुकड़ी थी, इस बंबई की सेना की टुकड़ी का जो अफसर था वो था हीथकोट। ये अंग्रेजी अफसर बंबई सेना का नेतृत्व कर रहा था और जोधपुर की राजकीय सेना थी वो किसके, किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में आई। इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं का किसके साथ युद्ध हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह के साथ युद्ध। कब हुआ ये युद्ध, 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को बिठोरा का युद्ध हुआ और इस बिठोरा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई। ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई, हीथकोट वहां से अपनी जान बचा के भाग गया और ये जो किलेदार ओनाड सिंह है, ये ओनाड सिंह क्या हो गया, इस युद्ध में मारा गया। राजकीय सेना की पराजय के पश्चात अब जो एजीजी लॉरेंस था, एजीजी लॉरेंस खुद अपनी सेना लेके कहां पे आया, आउवा पे आया। आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह के की सेना और एजीजी लॉरेंस की सेना के मध्य हुआ। एजीजी लॉरेंस के साथ पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन भी था। मोक मेसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था, पहले वाली क्लास, हाँ जी, ये जो है मोक मेसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। एजीजी लॉरेंस और मोक मेसन ने आउवा पर कुशाल सिंह की सेना पर आक्रमण किया। यह युद्ध हुआ 18 सितंबर को। 18 सितंबर को कुशाल सिंह और एजीजी लॉरेंस के मध्य आउवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह को विजय प्राप्त हुई और लॉरेंस की पराजय हुई। पराजय होने के पश्चात लॉरेंस यहां से क्या है, पीछे हट गया। लॉरेंस पीछे हट गया और ये मोक मेसन जो है ये क्रांतिकारी सैनिकों के हाथ आ गया। उन क्रांतिकारी सैनिकों ने एक मोक मेसन की गर्दन काट दी और अपने विजय के उपलक्ष्य में या अपनी विजय को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसका कटा हुआ सिर जो है वो आंवला के किले के छत पे टांग दिया। आंवला के किले की छत पर इन्होंने प्रतीक के रूप में मोक मेसन का सर टांग दिया। बाद में कुशाल सिंह को इस बात का पता चला तो कुशाल सिंह ने मोक मेसन का सर नीचे उतरवाया और उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। आउवा में दोबारा अंग्रेजों की पराजय के पश्चात जो सैनिक थे उन समस्त सैनिकों ने क्या किया, ठाकुर कुशाल सिंह को आउवा में छोड़कर ही वो सैनिक किधर चले गए, दिल्ली की ओर चले। दिल्ली की ओर जब ये सैनिक जा रहे थे तो इन सैनिकों के पीछे जोधपुर की सेना ने भी इनका बाद में दिल्ली की तरफ जाते हुए वक्त भी पीछा किया और हरियाणा में नारनौर नामक स्थान पर जोधपुर की सेना और आउवा और एरनपुरा के सैनिकों के मध्य 18 नवंबर 1857 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी जोधपुर की सेना की पराजय हुई। इनको पराजित करने के पश्चात ये सैनिक भी कहां चले गए,
दिल्ली चले गए। सैनिक दिल्ली चले गए। आहुआ में क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह अकेला और ठाकुर कुशाल सिंह के कुछ ठिकाने के जितने सैनिक थे वही बचे हुए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, आहुआ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। कैसे किया, जब दिल्ली पे कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था तो कंपनी के दिल्ली में अधिकार करने के पश्चात कैप्टन होम्स अपनी सेना लेके कहां आया, आहुआ आया और इसके साथ इसका सहयोग किसने दिया, लॉरेंस ने। इन दोनों की सम्मिलित अंग्रेज सेना ने मिलकर आहुआ पर घेरा डाल लिया। इन्होंने 20 जनवरी 1858 को आहुआ के किले को घेर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो 4 दिन तक लगातार इनसे युद्ध करता रहा, लेकिन इन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब इन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई तो लॉरेंस ने आहुआ के किलेदार को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उसने विश्वासघात करके किले के द्वार खोल दिए और इस प्रकार अंग्रेजी सेना का आहुआ पर अधिकार हो गया। ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो यहां से चले गए। उसके बाद में कुशाल सिंह जो है ये उदयपुर चले गए और उदयपुर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उदयपुर का किलेदार था जिसने अपनी सेना भेजी थी, सलमपुर का किलेदार था। सलमपुर का किलेदार कौन था, चुड़ावत। इन चुड़ावत ने ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता की। बीच बीच में जब भी कुशाल सिंह को मौका मिलता तो वो आहुआ पर आक्रमण करते रहते। 24 जनवरी को जब अंग्रेज सैनिकों ने आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया तो इन लोगों ने आहुआ के किले को लूट लिया और यहां का जितना भी खजाना था वो समस्त अंग्रेज लूट के ले गए। इसी वक्त आहुआ के किले की सुगाली माता, काली माता की एक मूर्ति थी जिन्हें सुगाली माता कहा जाता था। ये लोग सुगाली माता की मूर्ति आहुआ के किले से अजमेर ले आए और वो माता की मूर्ति अजमेर के किले में ले आए और उसके बाद में आज वो माता की मूर्ति जो है वो अजमेर के म्यूजियम में रखी हुई है। इस प्रकार पुनः आहुआ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।